भारत का विदेश व्यापार। ठीक है। और इसी के संदर्भ में हमें ये भी पढ़ना है कि भुगतान संतुलन की अवधारणा, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अवधारणा भी हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप मेंस लिखने जाते हो तो मेंस के संदर्भ में जो विदेश व्यापार है उसके संदर्भ में क्वेश्चन का क्या पैटर्न हो सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है, इससे एस्पेक्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हो, तो इसमें क्या है कि जो विदेश व्यापार है, ठीक है, इसका क्या महत्व है या क्या इसका रोल है अर्थव्यवस्था में, विदेश व्यापार की क्या भूमिका होती है। एक के जो शुरुआत में आपको ये समझना है, किसी भी अर्थव्यवस्था की बात हम जब करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो फॉरेन ट्रेड है उस फॉरेन ट्रेड का किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार की क्या भूमिका हो सकती है। दूसरा कि जब विदेश व्यापार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो विदेश व्यापार के अध्ययन के अंतर्गत हमको तीन महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना होता है। एक पहला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, है ना, यानी ट्रेड की जो मात्रा है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि जीडीपी के परसेंटेज में भारत का विश्व व्यापार में क्या भूमिका है, और या समय के साथ भारत के जो विदेश व्यापार हैं या विश्व व्यापार हैं उसमें जीडीपी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान में रखना है। दूसरा दूसरा हमें ध्यान में रखना है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ट्रेड के हमारे मेन मेन आइटम क्या होते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आइटम क्या होते हैं। और तीसरा हमें ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड की जो दिशा है वो ट्रेड की दिशा क्या होती है, यानी किन देशों के साथ हमारा मेन रूप से व्यापार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है। तो ये तीन महत्वपूर्ण डायमेंशन को हम लोग देखेंगे। और तीनों महत्वपूर्ण डायमेंशन जो है एक तरह से ये फैक्चुअल है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कि हमारा विदेश व्यापार नीति, यानी भारत का जो विदेश व्यापार नीति है, इस विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में भी हम कुछ अवधारणात्मक बात भी करेंगे और साथ ही साथ हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि 2023 का जो भारत का विदेश व्यापार नीति है उसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, क्या इंपॉर्टेंट उसके एम है, यह भी देखने का प्रयास करेंगे। और लास्टली हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो भुगतान संतुलन की अवधारणा है वो भुगतान संतुलन की अवधारणा किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करती है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये टोटल जब हम समझ लेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमें भारत के विदेश व्यापार के संदर्भ में अध्ययन करना है, उसके टोटल टॉपिक को हम लोग समझ जाएंगे। ये एक छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक को आगे भी हमें पढ़ना है। ग्रुप सी जब आप पढ़ोगे, जब हम डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड आएगा। तो पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि अगर हम भारत का विदेश व्यापार देखते हैं तो
देखो, विदेश व्यापार के अंतर्गत हमें एक तरह से किसी भी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ उसकी आयात एवं निर्यात से संबंधित जो रिलेशनशिप होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं हम विदेश व्यापार के संदर्भ में। लेकिन मैंने क्या एक प्रश्न आपको क्या बताया कि इस विदेश व्यापार का महत्व क्या है या इसका रोल क्या है ना, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड की क्या भूमिका है ना। और ये एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जब भी विदेश व्यापार के महत्व को देखने का प्रयास करते हैं, तो इसके अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदेश व्यापार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाता है ना। निर्यात भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और इकोनॉमी के सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत अभी भी वैश्विक स्तर पर लो मिडिल इनकम ग्रुप का कंट्री है। तो भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कि इसके माध्यम से देश में पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है। अब इसको डिटेल कैसे आप समझोगे कि जब भी भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के समय हम लोग पूंजीगत वस्तुओं का बहुत कम उत्पादन करते थे, राइट। पूंजीगत वस्तु का मतलब है मशीनरी का उत्पादन। अगर सिंपल शब्द में अगर आप समझने का प्रयास करोगे, तो मशीनरी का उत्पादन हम नहीं करते थे। और भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि जब तक हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अपने यहाँ नहीं करते, तब तक औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है हम प्रभावी नहीं कर सकते थे। और दूसरा कि हमारी जो राजनीतिक आजादी हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया था, इस राजनीतिक आजादी के साथ साथ अगर हमें आर्थिक आजादी प्राप्त करना हो, तो उसके दृष्टिकोण से भी पूंजीगत वस्तु का आयात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूंजीगत वस्तु का जो आयात होता है या पूंजीगत वस्तु का जो रोल है, इसका रोल किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टोटल जो फैक्टर प्रोडक्शन होता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। इकोनॉमी के टर्म में यहां पर ये बात मैं कर रहा हूं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्शन है ना। हम लोगों ने बात किया था, फैक्टर ऑफ कॉस्ट की बात की थी। तो फैक्टर ऑफ कॉस्ट जब हमने किया था अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत अगर हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में पूंजीगत वस्तुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये पूंजीगत वस्तु विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेश व्यापार के माध्यम से आते हैं, जो कि उनके संपूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने का काम करती है। और इसीलिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए विदेश व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखोगे कि विदेश व्यापार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तकनीकी का आयात किया जाता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जब तक आपकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर अगर ठीक ढंग से नहीं होता है, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था की गति जो है बेहतर नहीं हो सकती। और इसीलिए अगर विदेश व्यापार की भूमिका हम अपने अर्थव्यवस्था में बढ़ाते हैं,
तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में तकनीकी का आगमन होगा और तकनीकी के आगमन के साथ साथ तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि व्यापार एवं उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन, है ना। यहाँ प्रक्रिया में परिवर्तन का मतलब क्या है, ध्यान ये रखना है कि आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से प्राइमरी वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन अर्थव्यवस्था को अगर विकसित बनाना है तो हमें अपनी व्यापार की संरचना में, हमें अपने उत्पादन की संरचना में परिवर्तन करना होता है। और हम अगर अपने उत्पादन की संरचना में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी हम अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अलावे द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, उसमें भी विदेश व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि विदेश व्यापार क्या करता है कि एक तो कि आपके आयात जो होते हैं के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा होती है ना। और दूसरा, विदेश व्यापार क्या करता है कि निर्यात के संदर्भ में भी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है। तो आयात एवं निर्यात के संदर्भ में जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होता है विदेश व्यापार के माध्यम से, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना को परिवर्तन करता है। और इसलिए आप देखोगे कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे 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 परिवर्तन हुई है। हम एक समय प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे, मूल रूप से उसी का निर्यात करते थे, और हम इसके साथ उपभोक्ता वस्तु का आयात भी करते थे, फूड ग्रेन का भी आयात करते थे, पूंजीगत वस्तु का भी आयात करते थे। तो इसमें अगर परिवर्तन कब होगा, जब आपका संबंध वैदेशिक व्यापार के साथ होगा, यानी विदेश की आर्थिक गतिविधियां आपको प्रभावित करेगी और आप उसको प्रभावित करेंगे। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए विदेश व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने आर्थिक संरचना में बदलाव ला सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन क्या होता है इसके माध्यम से कि विदेश व्यापार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, दोनों चीज में वृद्धि होगी, क्योंकि विदेश व्यापार से ही मैंने कहा कि पूंजीगत वस्तु या आप तकनीकी का आयात करते हैं, ये दोनों ही आपके स्किल को डेवलप करते हैं और ये दोनों ही आपकी क्षमता को भी इन्हांस करते हैं। और जब तक कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था में अपने आर्थिक क्षमता का विस्तार नहीं करता है, तब तक वह देश जो है एक तरह से अपने आर्थिक क्रियाकलापों को विकसित नहीं कर सकता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो विदेश व्यापार जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं कि विदेश व्यापार जो है कामगारों के कल्याण का कार्य करता है। ठीक है, कामगारों के कल्याण का कार्य करता है। कैसे करेगा, यानी मैं कह रहा हूं कि जो हमारे मजदूर हैं, हमारे जो कामगार हैं, जो लोग हमारे इकोनॉमी के अंतर्गत, प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत लगे हुए हैं, उनका इससे कल्याण होता है। कैसे कल्याण होता है, तो अगर विदेश व्यापार के अंतर्गत आप निर्यात में वृद्धि करते हैं, ध्यान ये रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि अगर आप निर्यात में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो निर्यात में वृद्धि करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक वर्ग है
उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, उसके आय में वृद्धि होगा, और उसकी आय में वृद्धि होगी तो इससे मजदूरों के वेतन में वृद्धि होगी। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर विदेश व्यापार के अंतर्गत अगर निर्यात में आप वृद्धि करते हैं तो उस निर्यात में वृद्धि का प्रभाव मजदूरों के वेतन में वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। क्योंकि आप देखोगे कि जब हम लोगों ने 1991 में अपनी इकोनॉमी के अंतर्गत न्यू इकोनॉमिक के पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उसके बाद आप देखो कि उसके बाद हमारे यहाँ के कामगारों का जो वेतन है उसमें वृद्धि हुई है और रोजगार में भी वृद्धि हुई है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो कामगार हों या स्किल्ड पर्सन हों, वो वैश्विक के जो रोजगार है उस वैश्विक रोजगार में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है और इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हुई है। दूसरा कि अगर इस व्यापार के माध्यम से अगर आप आयात करते हैं और ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता वस्तु है, अगर ये उपभोक्ता वस्तु सस्ता में आप आयात करते हैं, यानी ये सस्ती वस्तुएं अगर आप आयात करते हैं, तो हमारे जो कामगार होते हैं वो एक तरह से उपभोक्ता भी होते हैं और चूंकि वे उपभोक्ता भी होते हैं, इसलिए अगर सस्ती चीजों का अर्थव्यवस्था में आयात होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कामगार हैं उन कामगारों को सस्ता वस्तु मिलेगा और इससे भी उनका वेलफेयर होता है। और तीसरा कि ये समग्र जो चीज हो रही है इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता जो है, इस उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तो अल्टीमेटली यह समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी अगर हम हिस्टोरिकली देख पड़े कि 1947 के बाद, आजादी के बाद हमारे विदेश व्यापार में जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन आप ये माइंड मेकअप करके रहिए कि 1947 में और उसके बाद तुरंत या 1947 से 1991 के बीच हमने विदेश व्यापार के संदर्भ में इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी का अनुसरण किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आयात प्रतिस्थापन की नीति का अनुसरण किया था। तो हम निर्यात को कम वहां पर प्रमोशन दे रहे थे, लेकिन 1991 के बाद हमने निर्यात प्रोत्साहन को प्रमोशन दिया है। हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और हमने आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी विदेश व्यापार के अंतर्गत अनुसरण किया और इसके कारण आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी है और मजदूरों के वेतन में भी वृद्धि हुई है और मजदूरों की कुशलता में भी वृद्धि हुई है और जीवन स्तर की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। तो अल्टीमेटली समग्र रूप में आप देखेंगे तो विदेश व्यापार जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का एक तरह से इसके ग्रोथ इंजन कहा जाता है। यानी एक बड़ा सिंपल टर्म है कि हो सकता है कभी इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट जेपीसी ने बनाया कि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि विदेश व्यापार को अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, स्पष्ट करें, तो ये सारे जो रोल हमने यहाँ पर लिखा है इसको एक्सप्लेन करना है।